नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी मध्य प्रदेश की सियासी हलचल की, राहुल गांधी के पीएम मोदी पर तंज की। जानेंगे कि क्या बीजेपी के साथ आएंगे राज ठाकरे और विपक्ष के आगे क्यों झुकी सरकार, और आखिर में बात केंद्र की एक और विफल होती योजना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में आज दिल्ली मामले पर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी की थी अनर्गल बयानबाजी। कांग्रेस ने दिल्ली और कर्नाटक में अपने संगठन में किया बदलाव। पार्टी ने नियुक्त किए पदाधिकारी। डीके शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस की कमान, तो वहीं दिल्ली में अनिल चौधरी को सौंपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से न मिलने पर राहुल गांधी का बयान। कहा, सिंधिया के लिए हर वक्त खुले थे मेरे घर के दरवाजे, किसी भी वक्त मेरे घर आ सकते थे ज्योतिरादित्य। मध्य प्रदेश में सियासी उथल पुथल पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। कहा, एमपी में सामने आया बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, बीजेपी ने गिराया राजनीति का स्तर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बुरी खबर। बैंक ने एक बार फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर पर चलाई कैंची, ब्याज दर में हुई कटौती। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी मामूली बढ़त। सेंसेक्स 62 अंकों के उछाल के साथ 35,697 पर हुआ बंद। निफ्टी 7 अंकों की बढ़त के साथ 10,458 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पाला बदल लिया है। उन्होंने बीजेपी का दामन थामते ही कांग्रेस की कमियां गिनानी शुरू कर दी। तो वहीं कमलनाथ सरकार अब सक्रिय हो गई है। जी हां, कांग्रेस के नेता जो शुरुआत में मान रहे थे कि अब राज्य में उनकी सरकार नहीं बचेगी, अब वो भी ये दावा करने लगे हैं कि हमारे पास बहुमत है। तो सूबे के आज के पूरे दिन के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है। बीजेपी सत्ता में आने का दम भर रही है, तो वहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। कांग्रेस सरकार आसानी से सदन में बहुमत साबित कर देगी। इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए प्रिया, कमलनाथ की सरकार बचेगी या गिरेगी ये तो 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पता चल ही जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे, सेंटर में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो बीते 1.5 सालों में संसद से दूर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना मीडिया कवरेज नहीं मिला होगा जितना कवरेज उन्होंने पिछले 2 दिनों में बटोर ली है। वो लगभग 2 दशक से कांग्रेस के नेता रहे, सांसद बने। राजघराने की पारिवारिक पृष्ठभूमि और गांधी परिवार से नजदीकी के कारण उन्हें कांग्रेस में वो ओहदा हासिल हुआ जो सामान्यतः दूसरे नेताओं को 30-40 साल की निस्वार्थ सेवा के बाद भी नहीं मिलता है। इस सब के बावजूद जब सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी या प्रदेश अध्यक्ष के पद से दूर रखे गए और फिर लोकसभा चुनाव भी हार गए, तो उनमें असंतोष बढ़ने लगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सत्ता की भूख खुलकर उनमें दिखने लगी। और इस भूख को उन्होंने समय समय पर जाहिर भी किया। अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात उन्होंने कही। कई मसलों पर वो भाजपा के साथ खड़े नजर आए। अपने ट्विटर हैंडल से सिंधिया ने पिछले साल अक्टूबर में कांग्रेस नेता की जगह खुद को समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी लिख लिया, और अब इसी समाज सेवा के नाम पर वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है प्रिया कि क्या वो भाजपा में शामिल होकर ही समाज सेवा या जनसेवा कर सकते थे? क्या बेहतर ये नहीं होता कि वे अपनी कोई नई पार्टी बनाते या अपने पिता की बनाई पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को पुनर्जीवित करते? खैर, अगर ऐसा होता तो शायद नैतिकता जो है वो बची रहती। वैसे भी मोदी और शाह के इस युग में राजनीति में नैतिकता लगभग खत्म होती जा रही है। मणिपुर, गोवा, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी ने चालें चली हैं। ऐसा करके वो सत्ता तो हासिल कर रही है, लेकिन जनादेश और लोकतंत्र का अपमान तो वो कर ही रही है। इसीलिए अब लोकतंत्र को बचाने का सारा दारोमदार जनता के हाथ में है। उसे याद रखना चाहिए, यानी जनता को याद रखना चाहिए कि उसने किसके लिए वोट किया है और बदले में उसे क्या मिल रहा है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो वो जितनी जल्दी अपने असमंजस को दूर करके सही लोगों की परख करना शुरू करेगी, उसके लिए बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में अभी बहुत सियासत बाकी है प्रिया। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये सब अगले सियासी चालों में कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। एक के बाद एक राज्यों में हार का सामना करने वाली बीजेपी ने होली के दिन दिवाली मनाने की तैयारी कर ली, क्योंकि पार्टी ने हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश में सेंध लगाने के लिए बड़ा दाव खेला है, और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी खेमे में शामिल करने का। लेकिन ये दाव बीजेपी में ही कलह मचा रहा है। जी हाँ, सिंधिया की एंट्री के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कर्नाटक में जोड़तोड़ की सियासत के बाद बीजेपी सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई, जिसके बाद से ही कहा जा रहा था कि अब बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश पर है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के हर दाव को विफल कर सरकार के स्थिर होने का दावा किया, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदलकर कांग्रेस के हर दावे को झूठा साबित कर दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी काफी गदगद हुई जा रही है, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से ही अब बीजेपी में भी नाराजगी की खबरें सामने आने लगी है। जी हाँ, खबर है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता प्रभात झा सिंधिया की एंट्री से बेहद नाराज हैं और उन्होंने इस बारे में केंद्रीय आलाकमान को भी बता दिया है। आपको बता दें कि प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, लेकिन पिछले लंबे वक्त से पार्टी में साइडलाइन चल रही हैं। इसी वजह से पिछले कुछ वक्त में उनकी नाराजगी कई बार सामने आई है। पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी प्रभात झा पूरी तरह से अलग थलग दिखे और प्रचार या रणनीति बनाने से भी वो दूर रहे। इससे पहले भी कई बार प्रभात झा मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। प्रभात झा की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती रही है। मौजूदा वक्त में झा राज्यसभा में है, लेकिन अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे उनके दोबारा राज्यसभा जाने पर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजकर बीजेपी में शामिल होने का इनाम दे सकती है। ऐसे में अगर सिंधिया मध्य प्रदेश बीजेपी से राज्यसभा जाएंगे तो प्रभात झा का राज्यसभा जाना नामुमकिन है और ये पार्टी में बिखराव के हालात को पैदा करेगा। ऐसे में दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ मचाने वाली बीजेपी अपने नेताओं को कैसे एकजुट कर पाती है, ये देखना होगा। अब एक तरफ जहां सिंधिया परिवार के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी में ही बिखराव के हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं इस वक्त कांग्रेस में मची उथल-पुथल को लेकर राहुल गांधी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर तो केंद्र को घेर ही रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने मध्य प्रदेश की खींचतान को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। 2018 में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में मुश्किल का सामना कर रही है, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी अनदेखी के चलते कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद से ही पूरे सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं इस मामले पर जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, मगर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने को लेकर ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो भी हालात बन रहे हैं उसके लिए पीएमओ जिम्मेदार है। राहुल ने पीएमओ को टैग कर ट्वीट किया, आप कांग्रेस की चुनी हुई सरकार में व्यस्त हैं, इसीलिए वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में हुई 35% की कमी को भूल गए होंगे। क्या आप कृपया करके भारत के लोगों को भी इसका फायदा दे सकते हैं और पेट्रोल की कीमतों को 60 रुपए से नीचे ला सकते हैं? इससे इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। वहीं इससे पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी, तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे निहित स्वार्थ वाले लोगों की लालच की जीत बताया था। और अब मध्य प्रदेश में भी सिंधिया के त्याग पत्र के बाद राहुल गांधी ने पीएम को घेरा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले भी अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को कई बार आड़े हाथ ले चुके हैं, लेकिन अब जब मामला मध्य प्रदेश की सियासी हलचल का है तब भी उन्होंने पूरे मामले को लेकर पीएमओ को घेरा और साथ ही जनता के हक को लेकर भी मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब अंदर खाने चल रही खटपट को सही करने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है। तो दिल्ली में राहुल गांधी जहां मोदी सरकार पर बरस रहे हैं और तेल की कीमत से लेकर मध्य प्रदेश के हालात पर उन्हें खरी खोटे सुना रहे हैं, तो वहीं इस वक्त बीजेपी खुद को महाराष्ट्र में मजबूती देने में जुट गई है, जिसके मद्देनजर पार्टी शिवसेना का विकल्प तलाश रही है और शायद नए क्षेत्रीय पार्टनर की बीजेपी की ये तलाश अब एमएनएस पर आकर खत्म हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सूबे का सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है। जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए और जो मैदान में खिलाफ थे वो साथ हो गए, जिससे बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और शिवसेना नए सहयोगियों के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने सूबे में खुद को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाने बंद नहीं किए। उसने नए सहयोगी की तलाश शुरू कर दी और शायद अब ये तलाश पूरी भी हो गई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी की नई सहयोगी बनने वाली है। दरअसल अगले महीने होने जा रहे नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सियासी तस्वीर में दोनों पार्टियों के बीच ये पहला गठबंधन होगा। पिछला चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन करके लड़ा था, लेकिन शिवसेना के साथ छोड़ देने के बाद बीजेपी अब नए पार्टनर की तलाश में है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में मुंबई के पड़ोसी शहर नवी मुंबई में महानगर पालिका की
11 सीटों के लिए चुनाव हो सकते हैं। 2015 के चुनाव में यहां एनसीपी सत्ता में आई थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले शहर के बड़े एनसीपी नेता गणेश नायक अपनी पार्टी के तमाम पार्षदों के साथ बीजेपी से जुड़ गए और इस महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा हो गया। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना में तल्खियां बढ़ गई थी। शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इन तीनों ही पार्टियों ने अपने इस गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी कर दिया और महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां नवी मुंबई का महानगर पालिका चुनाव भी एक साथ लड़ रही हैं। तीनों ने बीजेपी को घेरने के लिए एक साथ मिलकर प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन कर सकती है। नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के साथ साथ बीजेपी और एमएनएस औरंगाबाद में भी गठबंधन करके चुनाव लड़ने की सोच रही हैं। ऐसे में इन कयासों पर मुहर लगती है या नहीं, ये देखना होगा। वाकई अब कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेगी या नहीं, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो फिलहाल बिहार की सियासी हलचल भी है, जहां राज्यसभा चुनाव ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिसे लेकर महागठबंधन में तल्खियां देखी जा रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं आज जेडीयू ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। तो नीतीश की टीम से कौन जा रहा है राज्यसभा, इस रिपोर्ट में देखिए। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए महागठबंधन से लेकर जेडीयू और बीजेपी ने अपनी अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच देश भर में राज्यसभा की 55 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए रस्साकशी जारी है। बिहार की 5 सीटों में से बहुमत के आधार पर 2 सीट जेडीयू के पाले में, 2 आरजेडी के पास तो 1 बीजेपी के खेमे में जाना तय माना जा रहा है। इस बीच जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने वर्तमान राज्यसभा सदस्य और उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम राज्यसभा के लिए तय किया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि 2 नामों पर जेडीयू की कोर कमेटी में फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि जेडीयू कोर कमेटी की बैठक पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लल्लन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ये पूरी तरह से जेडीयू का फैसला है। आपको बता दें कि दोनों जेडीयू नेताओं का राज्यसभा जाना अब लगभग तय हो गया है। वहीं बीजेपी ने भी कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी आलाकमान को संभावित नामों की एक सूची भेज दी है। बीजेपी के पास राज्यसभा के लिए 1 ही सीट है, जिस पर सोच विचार करने के बाद होली के पहले ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सूची दिल्ली के केंद्रीय समिति के पास भेज दी है। वहीं आरजेडी अब भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है, जिसका ऐलान गुरुवार को किया जा सकता है। ऐसे में अब बिहार से आरजेडी की तरफ से कौन राज्यसभा जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब नीतीश कुमार की जेडीयू ने तो महागठबंधन से आगे निकलते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन आरजेडी किसे मैदान में उतारेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं निगाहें तो आज संसद पर भी टिकी रहीं, जहां से पिछले दिनों कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन आज सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा और कांग्रेस सांसदों की वापसी हो गई। तो क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद में अक्सर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तर्क बहस देखने को मिलती है। कभी सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी होता है तो कभी विपक्ष का, और ऐसा ही कुछ पिछले दिनों संसद में देखने को मिला, जहां दिल्ली मामले की गूंज सुनाई थी और विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के सामने नारेबाजी की और 5 मार्च को 7 कांग्रेस सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आज आखिरकार सरकार को विपक्ष के आगे झुकना ही पड़ा। जी हाँ, जिन 7 लोकसभा सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था, उन सांसदों का सस्पेंशन स्पीकर ओम बिरला ने वापस ले लिया है। सदन में संकल्प पारित कर तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन खत्म किया गया है और इससे पहले सांसदों का सस्पेंशन खत्म करने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। सर्वदलीय बैठक में निलंबन खत्म करने पर सभी दलों ने हामी भरी। 5 मार्च को जिन सांसदों को निलंबित किया गया था, उनमें गौरव गोगोई, टीएन प्रथपन, डीएन कुरियाकोस, आर उन्नीथन, मणिकम टैगोर, बेनी बेनन और गुरजीत सिंह ओजला शामिल थे। इन सांसदों पर स्पीकर पर पेपर फेंकने का आरोप लगा था। सांसदों के सस्पेंशन को कांग्रेस ने स्पीकर का नहीं बल्कि सरकार का फैसला बताया था और लड़ाई जारी रखने की बात कही थी। और अब आखिरकार स्पीकर ने सांसदों का निलंबन रद्द करने की घोषणा कर दी है, जिसे विपक्ष अब अपनी बड़ी जीत मान रहा है।
और बुलेटिन के आखिर में अब बात केंद्र की एक और विफल होती योजना की। सितंबर 2019 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का ढोल सरकार की ओर से खूब पीटा गया। कहा गया कि ये देश की पहली ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर लाई गई है और इससे 3 करोड़ व्यापारियों को फायदा होगा। लेकिन योजना शुरू हुए 6 महीने बीत जाने के बाद भी सिर्फ 36,000 लोगों ने ही इस योजना में नामांकन कराया है। अब सरकार भी मानने लगी है कि योजना में कुछ तो कमी है, जिस कारण से एक और योजना फेल होती नजर आ रही है। एनडीए सरकार की एक और योजना पटरी से उतरते हुए नजर आ रही है। 12 सितंबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू की थी। इस योजना में सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन देने का वादा किया गया था। ये योजना खासकर उन लोगों के लिए थी जिनका जीएसटी कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से कम है और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक है। सरकार का दावा था कि इस योजना में 3 साल में 2 करोड़ लोग नामांकन कराएंगे। साल 2019 से 20 में ही 50 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ने का दावा सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो मोदी सरकार को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि 2019 से 20 वित्त वर्ष समाप्त होने में 3 हफ्ते का वक्त बचा है और सिर्फ 36,477 लोगों ने ही इस स्कीम के लिए नामांकन कराया है। जी हाँ, लक्ष्य है 50 लाख का और नामांकन हुए हैं 36,477, यानी लक्ष्य का 1% भी सरकार हासिल करते हुए नजर नहीं आ रही है। और अगर इस स्कीम से जुड़ने वाले लोगों का राज्यवार आंकड़ा देखा जाए तो और भी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस स्कीम से जुड़ने वालों का आंकड़ा महज सैकड़ों में है, जबकि मिजोरम और लक्षद्वीप में तो इस स्कीम के तहत कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। इसके अलावा दादर एवं नागर हवेली में 7, गोवा में 3 और सिक्किम में सिर्फ 2 लोगों ने ही स्कीम के लिए नामांकन कराया है। यानी साफ है कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।